हाय एवरीवन। तो जेई एसेंशियल्स में आज अपन पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल। आप सबको पता है बोर मॉडल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए, है ना। अगर आप पीवाईक्यूज भी उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर मॉडल में से दिखेंगे और मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाने वाली हूँ। मतलब चुनिंदा ऐसे फॉर्मूलाज जिनको समझना है और क्वेश्चन बनाने की तैयारी करनी है, ठीक है, सवाल बनना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल को समझने से पहले हमें सोलर सिस्टम को अपने दिमाग में रखना है। सोलर सिस्टम के बारे में हम ये जानते हैं कि बीच में सन होता है और आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेम उसी तरीके से बोर अंकल ने क्या बोला है कि बीच में न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता क्यों नहीं है। तो वहां ये कहते हैं कि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, उतना ही फोर्स जो है वो बाहर की ओर भी लगता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस बराबर है। अब आप कहेंगे मैम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहां से, ये बाहर की तरफ जो फोर्स आया आया कहां से। फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, ठीक है, तो वो बाहर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ याद दिलाती हूँ। कभी किसी गोल घूमती हुई कार में, या आप कार में जा रहे हैं और अपने राउंड टर्न लिया, आप बस में तो जाते होंगे, स्कूल वगैरह गए होंगे, तो राउंड टर्न लोगे ना तो आपको बाहर की ओर धक्का लगेगा। इसका मतलब कोई भी गोल घूमते हुए ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लगता है बाहर की ओर, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, बाहर की ओर लगता है। सिमिलरली मम्मी कभी जार में, मिक्सी में कुछ चीज मिक्स करती होंगी तो वो चीज भी ऊपर ऊपर तक, एजेस तक आ जाती है, और अगर ढक्कन खोल दो तो पूरा मुंह भी भर जाएगा, क्योंकि वो भी गोल घूम रहा है तो बाहर की ओर धक्का लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो गोल घूम रहा है। मैरी गो राउंड का एक्सपीरियंस तो सबने किया होगा। मैरी गो राउंड में भी अगर आप पकड़ो नहीं तो बाहर की ओर गिर जाओगे। तो गोल घूमते ऑब्जेक्ट पे बाहर की ओर एक फोर्स लगता ही है। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन में ऑपोजिट चार्ज है तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही। तो हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपन आर के बराबर है, ठीक है। डेरिवेशन हम इस शॉर्ट से वीडियो में नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट हाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट फंडे जरूर सीखेंगे, क्योंकि इस सीरीज का मकसद है कि आप सवाल बना सकें, मतलब आप बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस और ये वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं। n is equals to 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ 6 दे रखे हैं, बट देयर आर वेरियस एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब इनके बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे रखिए। रेडियस का फॉर्मूला बोर मॉडल के लिए, रेडियस का है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। एंगस्ट्रॉम यूनिट में कर लेना, क्योंकि 10 की पावर -10 जो मीटर है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डिपेंडेंसी याद रखना कि रेडियस के फॉर्मूले में एन स्क्वायर, एन क्या चीज है, एन क्या चीज है देखिएगा, एन है आपका ऑर्बिट कौन सा है। अभी कहते हैं ना सेकंड ऑर्बिट तो एन की वैल्यू 2 है, थर्ड ऑर्बिट तो एन की वैल्यू 3 है, वैसा, ठीक है। और जेड क्या चीज है, जेड है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड पे रेडियस की डिपेंडेंस है, रेडियस की डिपेंडेंस एन स्क्वायर अपॉन जेड पे होती है। ये बिल्कुल मत भूलना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी पे हो जाते हैं। हाँ यार, एक और चीज मेरे को बतानी थी, वो ये है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है एमवीआर, बोर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सवाल लगाते हैं। और बोर कहते हैं कि जो एमवीआर है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है। h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। सिर्फ वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू। न्यूक्लियस के पास हर कहीं ऑर्बिट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ वही ऑर्बिट की पॉसिबिलिटी होती है जहां पे एंगुलर मोमेंटम एमवीआर, मास इनटू वेलोसिटी इज नॉर्मल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो रेडियस का हमारा ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो रेडियस बोर ऑर्बिट, बोर के लिए ना z की वैल्यू 1 फिक्स हो जाती है, क्योंकि बोर ने जो मेजर पढ़ाई की थी वो हाइड्रोजन पे की थी, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे। जैसे कि आप हीलियम पे प्लस का चार्ज लगा दो, लिथियम पे 2 प्लस का चार्ज लगा दो, बेरिलियम पे 3 प्लस का चार्ज लगा दो, तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के रहेंगे। बट ये थोड़ी है कि अपन फ्लोरीन तक पहुंच जाएंगे या सोडियम पर 10 प्लस का चार्ज लगा देंगे, नहीं है ना पॉसिबल। तो 4 एटम्स हैं, उनको आयनिक फॉर्म में ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बस, ठीक है। जबकि इन्होंने तो सिर्फ हाइड्रोजन पे ही किया था, इसलिए जब जब बात होती है ना बोर रेडियस, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि वो हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो जब रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट मतलब 0.529, अब हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो z इज इक्वल्स टू 1, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है क्योंकि बोर रेडियस तो फर्स्ट के लिए होता है, तो ये सपट 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट हो जाएगा। बोर रेडियस जो है सेकंड ऑर्बिट का, वो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, n की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 का स्क्वायर, फोर ऑर्बिट के लिए 4 का स्क्वायर। अगेन मैं तुमको वापस से याद दिलाना चाहती हूँ कि n स्क्वायर अपॉन z पे डिपेंडेंस होती है रेडियस की,
ठीक है, आई शुड रिमाइंड यू कि एन स्क्वायर अपॉन जेड पे, तो एन स्क्वायर की वैल्यू मैं डालती चली जा रही हूँ। अब ये क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2017 में, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम करके देखते हैं। रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। बेटा रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट 0.529, ठीक है। अब सेकंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड बोर ऑर्बिट है। हाइड्रोजन एटम तो जेड की वैल्यू 1, तो आपको बेसिकली 0.529 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और एंगस्ट्रॉम मिनट में आंसर लेके आना है, तो ये आ जाएगा 2.12। इससे सिंपल सवाल बन सकता है क्या? नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, आपको फॉर्मूला भी याद है तो भी आपसे लग जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगा और वो बोर पे आधारित है ना, बोर पे बेस्ड है, तो MVR इज इक्वल्स टू NH/2π से तो पक्का लग जाएगा। चलो आगे चलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना 2.188 into 10⁻⁶ Z/n। अब वहां क्या था, n स्क्वायर अपॉन z, यहाँ वेलोसिटी की डिपेंडेंस किस पे है, Z/n, और मीटर पर सेकंड यूनिट, यूनिट को नजरअंदाज मत करना। काफी सारे बच्चे ये भी गड़बड़ कर देते हैं, यूनिट को नजरअंदाज करते हैं, भूल जा सेंटीमीटर था, मीटर था, क्या था, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब और आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी मैं तो हमेशा यही याद रखती हूँ, ये वाली सिंगल जो फॉर्मूला ये याद रखती हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जूल में तो फिर वो बदला जाता है बाद में, यू कैन ऑलवेज चेंज द यूनिट, बट आपको ये इजी फॉर्मूला याद रखो, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एनर्जी का डिपेंडेंस किस चीज पे हुआ, एनर्जी का डिपेंडेंस हो चुका है Z² पे, ठीक है। एंड -13.6 इजी नंबर है और याद भी रहता है सबको, ठीक है। तो -13.6 Z² बट इट कम्स आउट टू बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है, ठीक है। जूल में वैसे ये वैल्यू है, मैं तो इसको याद नहीं रखती हूँ। नेगेटिव चार्ज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद की तो कोई एनर्जी नहीं होती है। अब हम कहते हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी तो फिर वो इन्फिनिटी पे आ जाएगा। वैसे तो बड़ा थ्योरेटिकल है, यानी कि वो न्यूक्लियस की गिरफ्तारी से छूट जाएगा अगर 0 हो गई तो। नेगेटिव में मतलब न्यूक्लियस के कंट्रोल में, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी। तो जितना जितना ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना उतना वो दूर जाता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज बढ़ती हैं। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z²/2। एक इंपॉर्टेंट बात है यार, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये मैं मेरे तरीके से तुमको याद करवा देती हूँ, मुझे हमेशा से ऐसे याद रहा है, तो मेरे को लगता है तुम्हारे लिए भी ईजी होगा कि जितनी मतलब काइनेटिक एनर्जी देखो हमेशा पॉजिटिव होती है, एनर्जी की बात करें ना, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को तुम कह रही है कि तू जितनी पॉजिटिव है ना, मैं तुझसे डबल नेगेटिव। अगर तू x है तो मैं -2x हूँ, अगर तू 2x है तो -4x हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। जब तक वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में, तब तक उसकी एनर्जी कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बाहर गया तो फिर हमें क्या लेना देना। बट न्यूक्लियस के कंट्रोल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की तुम बात करोगे, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव आएगी कैसे, इसका मतलब जितनी भी पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी x है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -2x, तो ओवरऑल एनर्जी क्या आ जाएगी, -x। काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर 2x है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -4x, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी, -2x। तो क्या एक और लिंक समझ में आया कि टोटल एनर्जी जो है उसका माइनस झाड़ दो तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ये एक और रिश्ता हो गया कि टोटल एनर्जी का नेगेटिव झाड़ दो, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव लगा दो, टोटल एनर्जी बन जाएगी। इतने ही इजी इजी तरीकों से अपन इसको पढ़ने वाले हैं, कुछ रट्टा नहीं मारने वाले हैं, ऐसे इजी इजी मेथड्स हम इसे पढ़ने वाले हैं। और ये हमें याद हो ही गया, -13.6 Z²/n²। फिर है डिफरेंस, जैसे दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। इसमें माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स अ डिफरेंस ना। तो 13.6 Z² बाहर ले लो, क्योंकि किसी एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके लिए Z फिक्स्ड है, और 1/n1² मतलब n2 माइनस n1 को माइनस कर दो, तो आपके पास एनर्जी डिफरेंसेस आ जाएंगे। जनरली बच्चों को याद भी रहते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट में इट्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट में 1.989 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आपका ये जो है ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाने पर घटता चला जाता है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं 2014 का। The energy of the electron in the Bohr orbit of hydrogen atom is -13.6. The energy value of the excited electron of lithium. बेटा एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z²/n²। वो कह रहे हैं कि भैया -13.6 तो बता ही रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। -13.6 तो हमें ऑलरेडी पता लग रही है, -13.6, ठीक है, इनटू Z²/n²। अब वो किसकी बात कर रहा है, लिथियम की बात कर रहा है। तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर। और एक्साइटेड स्टेट का जब वो वैल्यू ना देना कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब ग्राउंड लेवल नहीं है, फर्स्ट लेवल है। तो उसको उसके लिए हम n की वैल्यू क्या डालेंगे, 2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट होती है n=1, ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, n=2। तो अगर वो एक्साइटेड स्टेट कौन सी है वो नहीं बताए तो ऑटोमेटिकली समझो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 आ जाएगी आपकी ये -30.6। कितना इजी सवाल है, अगेन द इजी वन, फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, ये 2023 का सवाल है, PYQ है 2023 का, ठीक है।
इसको भी सॉल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज एक्स एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब देखो कितना सिंपल है, कहता है रेडियस की बात कर रहा है तो जैसे वो रेडियस एनर्जी वेलोसिटी जिसकी बात करता है मैं तो उसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन बनाऊंगी 0.529, अब सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम कह रहा है तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन लिथियम 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.529, फिर कह रहा है थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर अपॉन 4, है ना, इज इक्वल टू x बटा वाई। वाई मैं एज्यूम कर रही हूँ बेरिलियम की है भाई, लिथियम की अगर लिथियम वाली अगर x है तो बेरिलियम वाली क्या है, y है। अब क्या होगा, सिंपल है, देखो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना, कितना सिंपल हो गया। और इसकी वैल्यू निकालो 4/3 इंटू 4/, दिस थिंग 9, तो 16/27 इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, ठीक है। तो ये x अपॉन वाई पूछ रहा है क्या, ये पूछा एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज, तो ये तो y पूछ रहा है, तो y विल बी इक्वल टू 27x अपॉन 16, 27x अपॉन 16, दिस विल बी द आंसर। कितना सिंपल हो गया ये, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा ये बोर मॉडल कंप्लीट। बोर मॉडल में तुम्हें रेडियस ध्यान रखना है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एक्स्ट्रा यूनिट, वेलोसिटी याद रखनी है, एनर्जी याद रखनी है, और थोड़े से रिलेशंस याद रखने हैं कि काइनेटिक एनर्जी जितनी पॉजिटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी उसके डबल नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी डबल नेगेटिव होती है, इसीलिए दोनों को सम अप करने पर आपका जो टोटल एनर्जी आती है वो सेम मैग्नीट्यूड वाइज आती है जो काइनेटिक एनर्जी है, बट साइन नेगेटिव हो जाता है। यानी कि टोटल एनर्जी का नेगेटिव झाड़ दो तो इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव लगा दो इट बिकम्स टोटल एनर्जी। सो इतना बहुत याद रखेंगे, और फिर भी कोई सवाल नहीं लगे तो फिर वो सवाल लगता है किस पे, MBR इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो बस बोर मॉडल का कोई भी सवाल आपके हाथ से नहीं निकलेगा, आप PYQs करके देख लेना, एंड दैट्स इट। फिर मैं बताना चाहूंगी JMPP यार, अगर तुमको ना अपने आप को गियर अप करना है ना जेई मेंस के लिए, तो JMPP से बेहतर रिसोर्स नहीं है, क्योंकि ये पूरा वेल एनालाइज्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जिनको टीचर्स पूरा अपने एक्सपीरियंस इसके अंदर डालते हैं। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, नॉट बिकॉज कि हम उनके हमारे बगल में बैठ के वो पेपर सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम पैटर्न देखते आए हैं सालों से कि क्या पैटर्न चल रहा है, और वही उसी के बेसिस पे हम JMPPs डिजाइन करते हैं। तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए ये हेल्पफुल होंगे, और बहुत सारे बच्चों को इनसे ऑलरेडी काफी मदद मिल चुकी है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं नहीं मैम हमें तो आप बताओ कि फ्री रिसोर्स क्या है, तो हमारे एप्लीकेशन पे JEE1 एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा, PYQ खजाना मिलेगा, बहुत सारे PYQs मिलेंगे, हम खुद उसको वीडियो सोल्यूशंस के साथ सॉल्व किए हैं ताकि तुम्हें क्विक सॉल्यूशंस या अच्छे मेथड्स या अच्छे स्किल्स भी हम तुम तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो ये सारे रहे फ्री रिसोर्सेज और दीज आर आवर रिजल्ट्स, ठीक है। एंड बस बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।